देखो बिजनेस स्टडीज चालू करेंगे हम लोग क्लास 11 का। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब नाम में ही पहले ही क्या आ जाता है, बिजनेस। देखो बिजनेस बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग कई बार बोलते हैं बिजनेस। अब बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे किसके बारे में, बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। अब हम लोग कभी भी बिजनेस वर्ड बोलते तो सबसे पहले मन में ख्याल क्या आता है, कोई भी काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो क्या होगा, बिजनेस होगा। लेकिन ऐसे नहीं है, हर काम को हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते। यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। बिजनेस अलग वर्ड है, कॉमर्स अलग वर्ड है, प्रोफेशन अलग वर्ड है, एम्प्लॉयमेंट अलग वर्ड है, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज में तो हम लोग को बोल देते कोई भी काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो क्या है, बिजनेस है। लेकिन फिर जब डिटेल में पढ़ोगे तो सबका मतलब थोड़ा अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं, ये तो मेरा क्या है, बिजनेस है। लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, तो हम अपना अलग से सीए का प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो फिर बिजनेस नहीं है, वो क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। और मान लीजिए अगर हम कोई स्कूल ज्वाइन कर ले पढ़ाने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो अलग अलग टर्म है ना, बिजनेस के लिए टर्म अलग है, प्रोफेशन अलग वर्ड होता है, एम्प्लॉयमेंट अलग होता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो पहले चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हो सकता है किसी बुक में इसका नाम हो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। कहीं पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो कॉपी में हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, या इसका एक दूसरा नाम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, एक बार देखो, बहुत सारा टॉपिक्स है, सब बिजनेस से रिलेटेड ही है। सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई भी काम हम लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट कोई काम हम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए या अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे मम्मी घर में खाना बना करके तुम लोग को खिला रही है, क्या वो कोई पैसे के लिए बना रही है, नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुम किसी गरीब आदमी का हेल्प कर देते हो, क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इंसान जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है वो क्या कहलाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए सुबह उसको आदत है मंदिर जाने का, तो मान लीजिए वो मंदिर जाता है, ठीक है, उसका अपना रिलीजियस बिलीफ है, तो मंदिर जाता है, क्या कोई पैसे के लिए जाता है, नहीं, तो क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मान लीजिए किसी आदमी को सड़क पार करवा दी, मान लीजिए कोई अंधा था उसको तुम सड़क पार करवा दिया, हेल्प कर दिए, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्रोफेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये तीन टर्म, बिजनेस अलग वर्ड है, प्रोफेशन अलग वर्ड है और एम्प्लॉयमेंट अलग है, तो तीनों के मतलब समझेंगे। फिर तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये ऊपर का कंसेप्ट जब डिस्कस करेंगे तो डिफरेंस अपने आप समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब किसी से भी पूछोगे बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, प्रॉफिट। क्या, प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको सोशल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। फिर कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है, बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस चलने वाला नहीं है, ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, तो प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है बिजनेस में, वो देखना होगा। फिर बिजनेस एक्टिविटी को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, तो बिजनेस एक्टिविटी को जब क्लासीफाई करेंगे तो दो मेन चीज़ आता है, एक को बोलते हैं इंडस्ट्री और एक को बोलते हैं कॉमर्स। एक को बोलते हैं इंडस्ट्री और एक को बोलते हैं कॉमर्स। अब बोलोगे सर कॉमर्स तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स का मतलब यहाँ पर कुछ और होने वाला है। तो इंडस्ट्री और एक दूसरा वर्ड क्या है, कॉमर्स। फिर कॉमर्स के अलग अलग ब्रांच हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब जैसे मान लीजिए कोई दुकान खोल करके रखा है, माल खरीदता है और बेचता है, मतलब बिजनेस कर रहा है, वो कॉमर्स के अंदर में ही आएगा। वो किस में आएगा, कॉमर्स में। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, वो गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, वो अलग है। लेकिन वो गेहूं तुम्हारे घर तक कैसे पहुंच रहा है, आटा बन करके घर तक कैसे पहुंच रहा है, मतलब माल जो बना वो तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचा, उसका पूरा चैनल होगा ना, वो किसके अंदर में आता है, कॉमर्स के अंदर में। और फिर हम लोग देखेंगे बिजनेस करोगे तो बिजनेस में रिस्क तो होगा, कोई भी बिजनेस में क्या है, रिस्क। तो रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, रिस्क का क्या क्या काउजेज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ करके कई हद तक तुमको बिजनेस स्टडीज में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस के बारे में स्टार्ट करें, तो कॉपी में हेडिंग डालो, टॉपिक नंबर 1, हल्का हल्का लिखेंगे, कोई कॉपी में ज़्यादा नोट्स नहीं बना रहा, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिखो। पहला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताओ, अगर एक लाइन में हम तुमको डिफाइन करने बोले तो क्या बोलोगे, बताओ। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या, बोलो, एक लाइन में क्या डिफाइन करोगे, अभी तो बताए थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब
कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो हम लोग क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। अब पापा रोज सुबह उठ करके काम पर जाते, क्यों बताओ? मन करता होगा क्या? नहीं, लेकिन मेहनत करते, दिन रात करते। मम्मी भी घर में मेहनत करती है, पापा भी मेहनत करते हैं। पापा बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, तभी तो घर चलता है। तो जो इंसान काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, वो सारा काम किस में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो कोई मजदूर मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई टीचर स्कूल के अंदर में पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा है, कोई लॉयर काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब टू अर्न मनी, मतलब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टू अर्न, कोई भी एक्टिविटी जिसका मेन मकसद क्या है? टू अर्न मनी, या लाइवलीहुड भी कह सकते हो, ठीक है, टू अर्न मनी, या क्या कह सकते हो? लाइवलीहुड। इसके अंदर में कोई एग्जांपल देना। एक टीचर कहाँ काम कर रहा है? टीचर टीचिंग इन स्कूल, टीचर टीचिंग इन स्कूल, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा क्योंकि फ्री में तो काम नहीं कर रहा होगा, पैसा ले रहा होगा, सैलरी ले रहा होगा। टीचर टीचिंग इन स्कूल। वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री, वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। ये तो इजी टॉपिक है, समझ में आ ही गया होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बोलो, एक टीचर स्कूल में काम कर रहा है, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों किया जाता है? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को रोज ट्यूशन छोड़ने जाता है, फिर वहाँ से लेकर के आता है, मतलब दिन रात लगा हुआ है, क्यों? आउट ऑफ लव, है ना, प्यार मोहब्बत के लिए। क्या वो पैसा लेता होगा? नहीं। मान लीजिए तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई तुमसे लिफ्ट मांग लिया, तुम उसको लिफ्ट दे देते हो, तो क्या उससे पैसा लेते होगे? नहीं। तुम्हारी मम्मी दिन भर तुम्हारे पीछे मेहनत करती है, दिन भर तुम बढ़िया बढ़िया तुमको बना बना करके खाना खिलाती है, क्यों? आउट ऑफ लव। ये काम कर रहे क्यों? आउट ऑफ लव। सिंपैथी, दूसरा वर्ड क्या है? सिंपैथी, मतलब गरीब आदमी को मदद कर दी है, सिंपैथी दिखा दी उसके तरफ, है ना, आउट ऑफ लव, सिंपैथी। सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, है ना, देशभक्ति के लिए कुछ कर रहे हो, सेंटिमेंटल रीजन की वजह से कर रहे हो, सिंपैथी की वजह से कर रहे हो, आउट ऑफ लव किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो यहां पर मेरा मकसद पैसा नहीं है, मनी कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो दोज एक्टिविटीज विच आर, अब इंग्लिश बनाओगे कैसे बताओ, इसको सेंटेंस में कैसे लिखोगे? दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, है ना, पैट्रियोटिज्म, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग हिज ओन सन। एक टीचर अपने ही बच्चे को हेल्प कर रहा है, बच्चे को घर में पढ़ा रहा है, तो क्या बच्चा से पैसा ले लेगा क्या? नहीं। तो कोई टीचर अपने ही बच्चे को घर में पढ़ा रहा है ना, मम्मी घर में खाना बना रही है ना, हाउसवाइफ कुकिंग फूड इन होम, घर में खाना बना रही है। बोलो पहला टॉपिक क्लियर है? चलो एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए कल्लू हलवाई है, कौन है? कल्लू हलवाई, उसका जलेबी का दुकान है, जलेबी बनाता है। तो मान लीजिए वो जलेबी बना करके बेचता है, तो एक कस्टमर उसके दुकान में आया, एक पाव जलेबी उससे लिया, 100 रुपया उससे चार्ज किया। तो बताओ कल्लू हलवाई यहाँ पर क्या कर रहा है? बताओ, जलेबी, हाँ बिजनेस कर रहा है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? इकोनॉमिक। अभी बिजनेस वर्ड मत बोलो, अभी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में आंसर देना। बोलो कल्लू हलवाई जलेबी बना करके बेचा, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही कल्लू हलवाई जब घर गया तो उसका मान लीजिए पोता था, ठीक है, 4 साल का पोता था। अब दादाजी घर में आया, पूरा खुश, ठीक है, दादाजी जलेबी खाना है। तो वो कल्लू हलवाई क्या करे? अब पोता बोल दिया जलेबी खाना है, तो कैसे? तो तुरंत किचन में गए, गैस चालू किए, कढ़ाई चढ़ाए, जलेबी छाने और अपने पोते को जलेबी बना के खिलाया। बताओ ये क्या है? नन, मतलब उसको खुशी महसूस हुआ, अपने पोते के लिए कुछ किए तो क्या हुआ? खुशी महसूस हुआ। तो हमारे दादा हम लोग को हमेशा बचपन में इतना खिलाए, क्यों करते थे? आउट ऑफ लव वो काम करते थे। क्लियर हो जाएगा? लिख लो एग्जाम में आराम से, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक। चलो इसको रीड मार लो आराम से, पढ़ो फटाफट से। इफ़ यू लुक अराउंड you will observe that people undertake various activities to satisfy their needs। देखो हर इंसान कोई ना कोई काम कर ही रहा है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हर ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक बोलने से भी पहले तुम क्या बोलो? ह्यूमन एक्टिविटी। उस ह्यूमन एक्टिविटी को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी कर रहा होगा, या तो इकोनॉमिक या तो नॉन इकोनॉमिक। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दीज एक्टिविटीज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब मेन ये तो याद करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर livelihood, whereas non-economic activities are performed out of love, sympathy, sentiment और patriotism, etc. ठीक है,
एग्जाम्पल भर भर कर डाल दिए यहाँ पर, बोलो वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, मैनेजर वर्किंग इन ऑफिस या टीचर टीचिंग इन अ स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड आर देयरफॉर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड ऑन द अदर हैंड हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, मम्मी घर में खाना बना रही है। और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, तुम किसी बुजुर्ग आदमी को हेल्प कर दिया रास्ता पार करने के लिए। आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंस दे आर डूइंग सो आउट ऑफ लव या सिंपैथी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग आगे चल करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। तो इसको तुम ऐसे 3 एरो बना दो। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़े इसी को अब हम लोग को आगे चल करके पढ़ना होगा। 3 एरो बना दो। पहला, ठीक है। अब हर काम को तुम बिजनेस मत बोल देना तुम, ठीक है, पैसा के लिए काम कर रहे हो, बट अलग अलग टर्म से उसको जाने जाओगे। किसी को बिजनेस बोलेंगे, किसी काम को प्रोफेशन भी बोलेंगे और किसी काम को एम्प्लॉयमेंट भी बोलेंगे। हालांकि तीनों काम में तो पैसा ही कमा रहे हो, फ्री का तो कोई भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो 3 टर्म है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में अब आगे चल करके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात नहीं होगा, सिर्फ किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। चला गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो ऊपर में जो समझे उसी को थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, 2-4 पॉइंट बना करके पढ़ लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। तुम पूरा सेंटेंस मत रटो, कीवर्ड पढ़ो। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, इसका ऑब्जेक्टिव गेट सम सॉर्ट ऑफ, किसी तरह का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। कोई बच्चा मान लीजिए घर में वीडियो गेम खेल रहा है, उसको क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, तो वो मजा आने के लिए ना खेल रहा है, पैसा के लिए तो नहीं कर रहा है। तो तुम कोई हॉबी से रिलेटेड काम करते हो, म्यूजिक सुनते हो, डांस करते हो, तुम कोई भी अपना हॉबी एक्टिविटी करते हो, कुछ भी करते हो, वो किस लिए करते हो, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, ठीक है। तो इसमें बोलो मकसद क्या है, प्रॉफिट, इसमें किसी तरह का मेंटल सेटिस्फेक्शन। सेकंड, इसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म ही किस लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। जैसे पापा महीने भर काम करते हैं, तो महीने के एंड में पापा को अगर 50,000 रुपया सैलरी मिला तो उसको हम लोग मेजर कर लिए ना, आपके मेहनत के बदले में आपको कितना मिला, 50,000 रुपया। बट बताओ, मम्मी सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर काम करती है, क्या उसका कोई वैल्यू है, मतलब वैल्यू तो है, बट उसको तुम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। माँ बाप हम लोग को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, क्या उसका मॉनिटरी वैल्यू लगाओगे, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं, दे आर मेजर्ड इन मनी और मनी वर्थ, या सिंपल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दे आर नॉट मेजर्ड इन मनी। तो बोलो, याद करते जाओ, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, उसका ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, काम क्यों करते हैं, वर्कर फैक्ट्री में दिन भर पसीना क्यों बहा रहा है, हम लोग स्कूल में क्यों, इनकम कमाने के लिए। सो द एक्सपेक्टेशन फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न इनकम या प्रॉफिट। बट यहाँ पर यहाँ पैसा के लिए काम नहीं कर रहे, किस लिए, अच्छा लग रहा है, मतलब काम करके अच्छा फील हो रहा है ना। द एक्सपेक्टेशन फॉर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन। अब मान लीजिए कोई मंदिर जाता है, कोई सत्संग अटेंड करता है, क्यों करता है, उसको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, ठीक है। ड्यूरेशन बताओ, हम लोग ज़्यादातर अपने लाइफ में क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, पैसा कमाने वाला काम करेंगे, तो जीवन कैसे चलेगा। हाँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम लोग फ्री टाइम में करते हैं, मतलब अगर तुम फ्री हो, जैसे मान लीजिए अब हम सैटरडे तक काम करते हैं ना, मंडे ट्यूसडे सैटरडे, संडे को हमको फ्री टाइम मिलता है, तो हम मान लीजिए कुछ इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो फ्री टाइम में हम लोग क्या करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो बोलो ड्यूरेशन, दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली एंड फॉर द मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ। इन द ओल्ड एज, अब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो नहीं काम कर पाएगा, ये कब करते हैं, दे आर परफॉर्म ड्यूरिंग लीजर या स्पेयर टाइम में, विच इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। इंड रिजल्ट क्या है, हमारे बिजनेस का इंड रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, अल्टीमेटली बिजनेस में होगा क्या, पैसा कमाने के लिए जो तुम काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली होगा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे। यहाँ पर क्या करोगे, द इंड रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग देम। देखो, एक ही बात को घुमा फिरा करके बस पॉइंट में बना दिया है, 100 बात का एक बात, वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो और ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो। लेकिन अब एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल तो याद हो गया होगा, टीचर टीचिंग एट स्कूल, डॉक्टर अटेंडिंग इज पेशेंट, वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, इसका टीचर टीचिंग इज ओन सन, या डॉक्टर ट्रीटिंग अर्थक्वेक विक्टिम्स और फ्री। अब कहीं पर मान लीजिए डॉक्टर, कहीं बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पर डॉक्टर जाकर के हेल्प कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो, कितना याद हुआ बोलो, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, दूसरा मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इस ये हम लोग ड्यूरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग अपने लाइफ में यही करेंगे, और ये
हम लोग फ्री टाइम में करेंगे। इसका इन रिजल्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका इन रिजल्ट क्या है? सम सॉर्ट ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन। 2-4 एग्जाम्पल इसका, 2-4 एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। ये तुम लोग घर में जाकर के नोट कर लोगे, मतलब ये क्लास में नहीं लिखवा रहे, ठीक है। आगे चले, चलो। तो अब यहाँ से अपना मेन टॉपिक चालू होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप का होता है। पहला बिजनेस, प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। तो इसको चालू करने से पहले हम जनरल बात करते हैं, तीनों में अंतर क्या होगा बताओ। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन नहीं, हाँ प्रोफेशन नहीं है मेरा। मैं जल्दी बताओ, मेरा क्वालिफिकेशन सीए है, तो हम पूछ रहे हैं हम ये जो ट्यूशन चला रहे हैं क्या ये भी प्रोफेशन है? नहीं, कोचिंग पढ़ाने के लिए कोई सीए का डिग्री का जरूरत नहीं था। हम सीए है, अगर हम सीए का काम करें, अपना ऑफिस खोल ले, सीए लोग अपना ऑफिस चलाते हैं ना, अगर हम अपना एक ऑफिस खोल ले जहाँ पर हम सीए वाला वर्क करें, है ना, सीए वाला काम करें, मान लीजिए कंपनी फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, ऑडिट का काम कर रहे हैं, सीए से रिलेटेड काम करें, वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा। बट ये कोचिंग मेरे लिए क्या है? बिजनेस है। तो ये काम करने के लिए मेरे को सीए का डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक डॉक्टर है, वो एमबीबीएस करता है, तब जा करके ना पेशेंट का क्या करता है, मतलब डॉक्टर का जब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगा, क्या वो पेशेंट को ट्रीट कर पाएगा? क्या अपना क्लिनिक खोल सकता है? नहीं। तो कोई डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोलता है अपना एमबीबीएस का डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो प्रोफेशन कहलाएगा। यानी प्रोफेशन तभी होगा जब तुमको उसके लिए जैसे गिना चुना ही प्रोफेशन इंडिया में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएसएमए जो भी बोलो, दूसरा लॉयर, लीगल प्रोफेशन, और तीसरा मेडिकल। 3 सबसे बड़ा प्रोफेशन है, एक सीए वाला, दूसरा मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर लोग, और तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। यही 3 सबसे बड़ा प्रोफेशन है और कुछ नहीं। हाँ, बोलने को तो हर आदमी अपने आप को क्या बोल देता है? हम क्या है? प्रोफेशनल। क्या है? प्रोफेशनल। तुम्हारे बोलने से प्रोफेशनल नहीं होगा। बिजनेस के टर्म्स उसको प्रोफेशन नहीं बोलेंगे। प्रोफेशन तभी बोलेंगे जब कोई सीए अपना ऑफिस वाला काम कर रहा है, डॉक्टर अपना कोई क्लिनिक चला रहा है, और लॉयर अपना लीगल काम कर रहा है, तब क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, हम किसी के अंदर अगर काम कर रहे होते, कहीं जॉब कर रहे होते, तब क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट सीधा। तो क्या बन जाता है? एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मान लीजिए कोई सीए है, वो कहीं कंपनी में जॉब कर रहा है, तब वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, तब क्या कहलाएगा? तब वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अगर वो अपना ऑफिस खोल करके रखेगा, तब क्या कहलाएगा? प्रोफेशन। कहीं जॉब कर रहा है, तब क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट। ये 2 टर्म क्लियर है। तो सर बचा क्या? बिजनेस। जहाँ पर भी हम लोग माल बनाते हैं, माल बेचते हैं, ये सब क्या है? बिजनेस। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना, उसको मार्केट में बेच करके पैसा कमाना, ये सब काम क्या है? बिजनेस करना, ठीक है। पढ़ो। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, किससे? बिजी। अरे बिजनेस में देखते हो हमेशा बिजी रहता है, मतलब बिजनेस किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? बिजी। अब ऐसे तो हर इंसान बिजी रहता है, तो मोबाइल फोन चलाने में बिजी हो तो क्या वो बिजनेस है? नहीं। बिजनेस बिजी वर्ड से जरूर डिराइव हुआ है, बट ऐसे तो हर आदमी किसी ना किसी चीज में बिजी होगा, तो क्या सबको बिजनेस बोल देंगे? नहीं। बिजनेस का मतलब क्या? पैसा कमाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल कर रहे हो। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड सेल कर रहे हो। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, हाउएवर इन स्पेसिफिक सेंस, ये याद करना, बोलो। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, मतलब कोई ऐसा काम इन विच पीपुल रेगुलरली इंगेज्ड इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज। जैसे किसी का दुकान है तो वो माल खरीद करके लाता होगा बेचने के लिए। सेकंड वर्ड प्रोडक्शन, जैसे किसी का फैक्ट्री है तो वो पहले गुड्स बनाता होगा बेचने के लिए। तो या तो तुम दुकान खोले हो तो माल खरीद करके बेचते होगे, या तुम्हारा फैक्ट्री है तो तुम बना करके बेचते होगे। जैसे मेरे फ्रेंड का चाउमीन का फैक्ट्री है तो वो चाउमीन को मैन्युफैक्चर करके क्या करता है? सेल करता है। लेकिन मेरे अंकल का राशन का दुकान है और वो मेरे ही फ्रेंड से चाउमीन खरीद करके आगे बेच देते हैं। तो कर तो दोनों ही क्या रहे? बिजनेस कर रहे। चाहे मेरा फ्रेंड चाउमीन बना करके बेच रहा है या मेरे अंकल चाउमीन को खरीद करके बेच रहे, ठीक है। तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज करना या प्रोडक्शन करना, या तो बना रहे होगे या तो खरीद करके ला रहे होगे। एंड आगे क्या कर रहे होगे? उसको सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। तो आज के बाद सिंपल बिजनेस का मतलब क्या बोलोगे? बोलो। परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अगर कोई इंगेज्ड है। हाँ, अब सर यहाँ पर सर्विस आ गया, तो कौन सा सर्विस को छोड़ करके? बस प्रोफेशनल वाला सर्विस को छोड़ करके, क्योंकि वो तो डेडिकेटेड प्रोफेशन आएगा ना। तो अब जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ये भी एक सर्विस है, लेकिन ये प्रोफेशन वाला सर्विस नहीं है। अब जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे सकता है, बैंक्स वाला बैंकिंग सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा है, तो सर्विस वर्ड तो यहाँ पर भी आता है, बट वो प्रोफेशन नहीं है। तो प्रोफेशन के लिए 3 सर्विस अलग है। कौन सा? सीए वाला, दूसरा डॉक्टर वाला, और एक लॉयर वाला। उनको छोड़ करके बाकी सर्विस तो इधर कवर हो जाएगा ना। क्या हो गया? बिजनेस में भी तो सर्विस आता है, हम सर्विस भी तो दे सकते हैं, बस कौन सा सर्विस नहीं होना चाहिए? प्रोफेशनल सर्विस नहीं होना चाहिए। अब बताओ, कोई सैलून है, या कोई ब्यूटी पार्लर है, वो क्या देता है? सर्विस है। तब वो जो ब्यूटी पार्लर में या जो सैलून में जो है वो क्या बोलेगा? हम तो प्रोफेशनल है। अरे ठीक है, तुम अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हो, लेकिन तुम कोई प्रोफेशन नहीं है। तुम उसको बोलना भैया बिजनेस स्टडीज पढ़ के आओ, तुम क्या कहलाओगे? बिजनेस, ठीक है। अब कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तुमको क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है? बिजनेस है। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी तुमको ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रही है, वो क्या है? बिजनेस है। स्कूल वाला तुमको सर्विस दे रहा है, वो क्या है? बिजनेस है। वो प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो बोलो,
बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल रेगुलरली। अच्छा, रेगुलरली का क्या मतलब? रोज काम करना है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, हम इसको OLX में डाल करके बेच दिए, तो क्या मेरा रोज का काम है क्या? नहीं, ये तो मेरा कोई रोज का काम नहीं है। जो रोज हम काम कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि ये मेरा क्या है? बिजनेस है। अब जैसे मान लीजिए किसी का केक का बिजनेस है, केक बना करके बेचता है, चलो हम समझ में आ रहा है। अब तुम घर में ऐसे ही किसी दिन केक बना लिए और किसी को बेच दिए, तो क्या तुम्हारा बिजनेस कहलाएगा? नहीं। बिजनेस तभी होगा ना जब कोई काम को तुम रेगुलर बेसिस पर कर रहे होगे। जैसे हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ये तो मेरा रेगुलर एक्टिविटी है, रोज काम करते हैं। ये थोड़े कि कभी साल में एक दिन हम किसी को कोचिंग पढ़ा लिए, ये तो मेरा काम है, ठीक है। तो बिजनेस तभी होगा जब हम काम कैसे कर रहे होंगे? रेगुलर बेसिस पर कर रहे होंगे। जैसे कल्लू हलवाई एक दिन जलेबी बनाया कि महीने जलेबी बनाता है? वो तो रोज का काम है उसका। तो बोलो, एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज। कैसा एक्टिविटी? रिलेटेड टू या तो गुड्स का परचेज कर रहे होगे या तो प्रोडक्शन कर रहे होगे। अच्छा, गुड्स का परचेज और प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हो? बेचने के लिए कि अपने खाने के लिए? बेचने के लिए। अब अपने खाने के लिए करोगे तो नहीं होगा ना। मान लीजिए मम्मी घर में चिप्स बनाई, मम्मी घर में चिप्स बनाई, आलू का चिप्स बनता है। अब मम्मी घर में आलू का चिप्स बनाई, किस लिए? हम लोग के खाने के लिए। तो क्या कहलाएगा? वो तो बिजनेस ही नहीं है, वो तो बिजनेस ही नहीं है। लेकिन मम्मी बोलिए तो बहुत सॉलिड बिजनेस का भी आइडिया है, घर में चिप्स बनाओ और मार्केट में बेचो। मोहल्ले में अगर मान लीजिए हम चिप्स अच्छा बनाते होंगे तो बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मम्मी रेगुलर बेसिस पर चिप्स बना करके बेचेगी, तब क्या कहलाएगा? बिजनेस। लेकिन अपने घर के लिए बना रही है तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। बोलो क्लियर है? अच्छा, इतना देर तक हम इसमें बात इसीलिए बोले ना क्योंकि तुम्हारा ये ऑटोमेटिकली फिर कंप्लीट हो गया। इसका जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है ना, ऊपर में जो पॉइंट था ना, जैसे रेगुलर बेसिस पर काम होना चाहिए, गुड्स का प्रोडक्शन या परचेज होना चाहिए, आगे गुड्स का सेल होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे होंगे, यही उसके किस में लिखा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक बार रीड मार के देखो, एक बार रीड मारो। बिजनेस सबसे पहले बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी था कि नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ना, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। सिंपल सा, बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए या लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी या एनी अदर इमोशन। इमोशन के लिए नहीं कर रहे, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे, रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बोलो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अपना इंग्लिश बनाओ खुद से, बोलो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी एंड नॉट आउट ऑफ लव, सिंपैथी, चैरिटी, सब के लिए नहीं कर रहे, है ना। नेक्स्ट, यहां पर करते क्या होंगे? या तो हम गुड्स बनाते होंगे या तो कहीं से प्रोक्यूर मतलब परचेज, प्रोक्यूर मतलब परचेज करके लाते होंगे। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो माल बना रहे होगे या तो माल कहीं से अरेंज कर रहे होगे। बोलो, बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट ऑफ द कंज्यूमर। देखो, कोई भी बिजनेस है वो अल्टीमेटली तो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करता है, उसको गुड्स एंड सर्विस दे करके। सो एवरी बिजनेस आइदर इटसेल्फ प्रोड्यूसेस द गुड्स, या तो खुद बनाता होगा, और प्रोक्यूर देम फ्रॉम अदर्स, कहीं से खरीद करके लाता होगा, इन ऑर्डर टू सेल देम टू द कंज्यूमर्स। सर्विस में इंक्लूड, अब सर्विस में क्या क्या आ सकता है? लाइक ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस हम किसी को दे रहे हो, बैंकिंग सर्विस दे रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस दे रहे होंगे, ये सब सर्विस में भी आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है, या तो माल खुद से बना रहे होंगे या तो माल हम क्या कर रहे होंगे? कहीं से परचेज करके ला रहे होंगे। किस लिए? बेचने के लिए। किस लिए? बेचने के लिए। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक वही है, क्या? सेल करना, क्योंकि माल जो तुम बनाए हो, माल जो खरीद करके लाए हो, वो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है, बेचने के पर्पस के लिए। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया? सेल होना चाहिए। जो माल खरीदे उसको आगे क्या करोगे? सेल करोगे। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विथ ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स किस लिए कर रहे हो? अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी एज देयर इज नो सेल और ट्रांसफर फॉर वैल्यू। सिंपल सा आसान बात समझ में आ गया होगा। जो माल खरीद रहे चाहे बना रहे, उसका इंटेंशन पर्सनल कंजम्पशन नहीं है, इंटेंशन क्या है? बेचने के लिए ला रहे हैं ना। दुकान अगर खोल करके रखे हो तो माल खरीद करके ला रहे हो आगे कस्टमर को बेचने के लिए, सजा करके रखने के लिए तो लाए नहीं हो, ठीक है। तो बिजनेस का बोलो पहला 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वाई? बिकॉज प्रॉफिट के लिए करते हैं। सेकंड, यहाँ पर माल बनाते हैं या तो माल खरीद करके लाते हैं। थर्ड, उसको आगे सेल करते हैं। फोर्थ, काम रोज करना है कि कभी कभी? रोज करना है, तो तुम्हारा रोज का रेगुलर बेसिस पर डीलिंग होगा। बोलो, बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर तुमको एक ट्रांजेक्शन कर लिए तो उससे बिजनेस थोड़े हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं मोबाइल फोन खरीदे थे, अब हमको पसंद नहीं आ रहा, हम किसी को बेच दिए, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। हम ये काम अगर रोज करने लगे, दुकान खोल करके रख ले, या हम ऑनलाइन मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर ले रेगुलर बेसिस पर, तब हम बिजनेस कहेंगे। एक ट्रांजेक्शन करने से कोई बिजनेस नहीं हो जाता, ठीक है। Thus, for example, if a person sell his or
हर डोमेस्टिक रेडियो, मान लीजिए मेरे घर में कोई रेडियो सेट था, उसको बेच दिए इवन एट अ प्रॉफिट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। बट इफ ही सेल रेडियो सेट रेगुलरली, आइदर थ्रू दुकान खोल करके या अपने घर से ही बेच रहे हो, ठीक है, इट विल बी रिगार्डेड एज बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल सा बात है, रेगुलर बेसिस पर काम होना चाहिए, एक सिंगल ट्रांजेक्शन करने से बिजनेस नहीं होता है। देखो बात समझ में आएगा तो तुमको बढ़िया है, तुम रट करके नहीं जा पाओगे, बिकॉज ये तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको तुम थोड़ा याद कर करके करना है, तुमको की पॉइंट समझना है कि हम क्या लिखने वाले। मेन डीलिंग कैसा होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट मीन बिजनेस, ओन वर्ड में, ठीक है। फिफ्थ मकसद क्या है, वही प्रॉफिट कमाना मकसद है। पढ़ो, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट, वही इनकम कमाना, प्रॉफिट कमाना। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के कैसे बिजनेस तुम्हारा चलेगा। दैट इज वाई बिजनेस मैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, बेचारा दिन भर मेहनत करता है, किस लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल, बढ़ा करके, चाहे अपने खर्चे को कम करके। सिंपल सा बात है, बिजनेस तभी चल पाएगा जब बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन हर प्रयास करता है ताकि बिजनेस में उसको क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। सिक्स्थ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय अनसर्टेनिटी, मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। अच्छा, तुम जॉब कर रहे होते तो तुमको कितना सैलरी मिलेगा ये फिक्स है, तुम्हारा मंथ का सैलरी तो फिक्स रहता है, वहाँ रिस्क नहीं है, वहाँ कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन बिजनेस में क्या है, अनसर्टेन। जैसे हम कोचिंग चला रहे हैं तो बताओ कोचिंग से हमको हर साल कितना प्रॉफिट होगा, क्या ये फिक्स है, नहीं। कभी मान लीजिए मार्केट में डिमांड अच्छा रहा, बच्चे ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, कभी मार्केट अच्छा नहीं रहा, कम स्टूडेंट मिले तो पैसा कम भी कमा सकते हैं। तो बिजनेस अनसर्टेन है, बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है। हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए बट कितना रिटर्न मेरे को मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इनफैक्ट लॉस भी हो सकता है, बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है। तो ये बिजनेस में जो रिटर्न है वो क्या है, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। तुम आईपीएल में मैच लगाए, क्या गारंटी है कि तुम जीत जाओगे, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। बोलो, अनसर्टेन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, वो तो ठीक है, बट इट इज नॉट सर्टेन, ये फिक्स नहीं है एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा तुमको धंधे में ये कंफर्म नहीं है। ऑल्सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड, इनफैक्ट बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस। चाहे तुम कितना ही मेहनत कर लो बिजनेस में जो रिटर्न है वो क्या है, अनसर्टेन है, प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और लॉस होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क मतलब सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, लॉस होने का। बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि बिजनेस में लॉस हो जाएगा। अब लॉस कई कारण से हो सकता है। एक तो मान लीजिए मेरे को लॉस क्या हो गया कि मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गया, सारा मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, सारा एसेट्स मेरा जल गया, ये भी क्या है, लॉस। मान लीजिए फैक्ट्री में चोरी हो गया, सारा माल चोरी हो गया, ये भी क्या है, लॉस है। मेरे वर्कर्स स्ट्राइक कर दिए, धरना दे दिए, हमारी मांगे पूरी करो, सैलरी बढ़ाओ, जो भी है, तो एक महीना तक वर्कर स्ट्राइक पर चल गए तो मेरा बिजनेस हैम्पर हो गया। तो लॉस किसी भी कारण से हो सकता है। अब बताओ, अब मान लीजिए कोविड आया, अचानक से गवर्नमेंट ऑर्डर दे दी ना कि कोचिंग सेंटर को क्या करना होगा, बंद करके रखना होगा, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो रिस्क तो बिजनेस में रहता है, तुम कोई भी बिजनेस करोगे तो वहाँ पर रिस्क है। अब मान लीजिए तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, मार्केट में डिमांड ही चेंज हो गया, अब लोगों को वो पसंद ही नहीं आ रहा जो तुम सामान बना रहे हो, तो क्या करोगे। अब बताओ, कल्लू हलवाई क्या बना रहा था, जलेबी, लोगों को जलेबी पसंद नहीं आ रहा, अब क्या करेगा, उसका तो धंधा गया कि नहीं गया। तो बिजनेस में हमेशा क्या रहता है, रिस्क रहता है। पढ़ो, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर टू लॉस। एक्सपोजर टू लॉस मतलब लॉस होने का डर रहता है हमेशा बिजनेस में। इट इज रिलेटेड विथ सर्टेन फैक्टर, किस कारण से हो सकता है, लाइक चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। देखो फैशन बदलते रह रहा है तो लोग तो फैशन के साथ चलेंगे, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट ज़्यादा फैशन में उसी का मार्केट में बिक्री होता है। तो अब मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन अब फैशन से वो आउटडेट हो गया तो क्या होगा, खत्म। जैसे नोकिया कंपनी का सुनते थे ना, फ़ोन का मतलब नोकिया था पहले के ज़माने में, वो कीपैड वाला फ़ोन आता था, क्या हो गया, आउटडेट हो गया। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ नोकिया फ़ोन अपने आप को अपडेट नहीं किया, टच स्क्रीन आया, बट नोकिया तो अभी भी था कि हम तो क्या बनाएंगे, कीपैड वाला ही बनाएंगे। बट लोगों का तो टेस्ट चेंज हो गया, लोगों को कौन सा पसंद आ रहा था कि स्क्रीन वाला, टच स्क्रीन वाला पसंद आ रहा था, तो नोकिया मार्केट से क्या हो गया, आउट हो गया। तो समय के साथ साथ तो टेस्ट एंड फैशन चेंज होता ही है। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, या स्ट्राइक कर दिया वर्कर लोग, इन मार्केट में क्या बढ़ गया, कंपटीशन। अब कल्लू हलवाई उस पूरे मोहल्ले में अकेले जलेबी बनाता था, पूरा बिक्री होता था, उसी के बगल में और 3-4 हलवाई आ गया, अब क्या होगा, कंपटीशन होगा ना। अब तो फिर मान लीजिए हम यहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, अब बहुत सारे कोचिंग सेंटर अगर खुल जाएंगे तो बच्चे तो हमारे टूटेंगे ना, बच्चे तो फिर अलग अलग जगह बटेंगे, तो मार्केट में और अगर बिजनेसेस आएंगे तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। फैक्ट्री में आग भी लग सकता है, चोरी भी हो सकता है, तो डर तो किसी भी चीज़ का है, ठीक है। तो बताओ,
लास्ट पॉइंट क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स में? रिस्क। रिस्क किस चीज़ का? लॉस। लॉस किस कारण से हो सकता है? कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, वर्कर क्या कर दे, स्ट्राइक कर दे, फैक्ट्री में आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट था जिसमें हम लोग क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक बार हेडिंग डालो कॉपी में, तब उसको याद करवा देते हम। लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब देखना एक चीज़ तुम लोग को बताते हैं, तुमको हम इतने देर से लगभग 15 मिनट से इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं, समझ में आया होगा, हल्का हल्का याद भी होगा, ऐसा नहीं अभी हम पूछेंगे तो तुम बोलना चालू कर दोगे, 4-5 पॉइंट बोलने के बाद रुक जाओगे, याद नहीं आएगा। जैसे अब हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो तो 3-4 पॉइंट याद आएगा, टोटल पॉइंट कितना है 7, क्या सातों का सातों याद है? बोलो। लेकिन हम तुमको अगर हेडिंग बताएंगे तो अंदर का लिख लोगे। जैसे हम बोले हेडिंग डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, हेडिंग से समझ में आ गया क्या? रेगुलर बेसिस पर काम होना चाहिए, सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं बोलते। अगर हम हेडिंग बोल दिया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कितना रिटर्न मिलेगा वो गारंटी नहीं है, प्रॉफिट कम बेसी हो सकता है। अगर हम बोल दिए रिस्क, लॉस होने का चांसेस है। मतलब अगर तुमको हेडिंग याद आ गया तो अंदर लिख लोगे, उसी को हम याद करवाएंगे। लिखो ट्रिक। तो बिजनेस स्टडीज में नंबर स्कोर करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है ट्रिक के साथ, जो मेन क्वेश्चन है सबको नहीं। ठीक है, मेरे बीएसटी में 98 नंबर है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे मत सोचना बीएसटी पढ़ा रहे हैं, हमको आता होगा कि नहीं आता होगा। ठीक है, बीएसटी कोचिंग पहली बार पढ़ा रहे बिकॉज आज तक बच्चे ज्वाइन करते भी नहीं थे, तो कभी कोई पढ़ाया नहीं। ठीक है, बीएसटी बट मेरा स्ट्रॉन्ग है, टेंशन लेने का तुमको जरूरत नहीं, बीएसटी अच्छा से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ 11th में नहीं 12th में, 12th का बोर्ड एग्जाम में 98 नंबर है मेरा बीएसटी में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्योर, PURE प्योर, याद रहेगा प्योर। प्योर मतलब एकदम शुद्ध, प्योर। DPS मतलब हाँ ठीक है, DPS पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, धनबाद पब्लिक स्कूल, जो याद रखना रख लो, है ना। DPS में एकदम शुद्ध पढ़ाई होता है। कैसा पढ़ाई होता है? शुद्ध पढ़ाई होता है। चलो बोलो प्योर DPS, प्योर DPS। P से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। U से अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न होगा। R से रिस्क है, लॉस हो सकता है। E से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। D से डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। P से प्रोडक्शन तो हो गया था, P से प्रॉफिट मोटिव, एंड S से सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लिखो P से प्रोडक्शन। अब याद आ जाएगा, अब तो लिख लोगे आराम से। बोलो प्रोडक्शन क्या क्या होता है, या तो प्रोडक्शन करते होंगे बिजनेस में, या तुम लोग कहीं से लाते होंगे। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट एक ही बात है, प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और पता तुम इतना भी लिख दोगे ना तो भी बहुत होता है, कम नहीं है। तुम अगर हेडिंग भी सारा सही लिख दिया और अंदर में एक एक लाइन भी लिख दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि यहीं से तो क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बिजनेस में होता ही क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट करते, किस लिए, बेचने के लिए। एक लाइन जोड़ देना, किस लिए करते हैं, बेचने के लिए। यू से अनसर्टेनिटी। सर इसको क्या सीक्वेंस में लिखना था? नहीं नहीं नहीं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी आगे पीछे लिखो। तो हम तो जो ट्रिक बनाए तुम उस हिसाब से याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब कितना रिटर्न मिलेगा ये गारंटी नहीं है। जैसे सैलरी तो फिक्स होता है, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, कम बेसी हो सकता है। आर से रिस्क, आर से रिस्क। अच्छा वैसे वहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ था एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्या लिखा होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, बट हम यहाँ पर कीवर्ड क्या है, रिस्क वर्ड, मेन वर्ड क्या है, रिस्क। ठीक है, रिस्क। रिस्क का मतलब एक्सपोजर टू लॉस, मतलब लॉस होने का डर, एक्सपोजर टू लॉस। किस कारण से, कस्टमर का डिमांड, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, स्ट्राइक हो गया, है ना, ये सब। और बोलो, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, एक वर्ड बोलो क्यों, क्योंकि पैसे के लिए करते हैं। समझ में आया? जब तुम पढ़ोगे ना तो ऐसे ही हेडिंग लिखे ना, तुरंत उसके अंदर का बात अपने मन में सोच लेना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। PURA। फिर डी से कैसे डीलिंग होता है, रोज रोज की कभी कभी, रोज डीलिंग इन गुड्स या सर्विस, डीलिंग इन गुड्स या सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस,
ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद पी से क्या था, प्रॉफिट कमाने का ही मेन, प्रॉफिट अर्निंग, मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना ही, बिकॉज बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुम बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो घर से पैसा टूटेगा। मान लीजिए तुम एक बार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए, अब हर साल बिजनेस में तुमको लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो कितने दिन तक तुम सर्वाइव कर लोगे? जब तक तुम्हारा पैसा है तब तक, उसके बाद तो पैसा खत्म, काम खत्म, ठीक है। और लास्ट क्या था, एस। एस मतलब सेल, दुकान में तो माल बेचोगे ना, सेल ऑफ गुड्स या सर्विस। बस यहाँ पर सर्विस वर्ड का मतलब प्रोफेशनल वाला सर्विस नहीं है, नॉर्मल कोई भी सर्विस हो सकता है, लाइक टीचिंग का सर्विस हो गया, सैलून वाला सर्विस दे रहा है, ब्यूटी पार्लर में सर्विस मिल रहा है, कोई भी सर्विस हो सकता है, एक्सेप्ट जो सीए, डॉक्टर और लॉयर देते होंगे, उनको छोड़ करके, वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्योर डीपीएस, प्योर डीपीएस, दो बार बोल करके याद कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ था, बिजनेस खत्म, मतलब बिजनेस के बारे में समझ गए। नेक्स्ट प्रोफेशन। अच्छा, प्रोफेशन से पहले इंप्लॉयमेंट देखो, इंप्लॉयमेंट ज़्यादा इजी है। इंप्लॉयमेंट में एक लाइन में बोलो, दूसरे के अंदर में नौकरी करके बदले में क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। सिंपल, दूसरे के अंदर नौकरी करते हैं, क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। बोलो, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन, कोई भी ऐसा काम इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर्स, तुम दूसरों के लिए काम करते, दूसरे के अंडर में काम करते हैं, एंड गेट रेमुनरेटेड। रेमुनरेटेड मतलब बदले में तुमको सैलरी वगैरह मिलता है इन रिटर्न, ठीक है। तो पीपुल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट, तुम रेमुनरेटेड वर्ड की जगह डायरेक्टली क्या लिख देना? सैलरी या वेजेस लिख देना इन रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। तुमको एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं रटना, पहले बता दे रहे, हर इंग्लिश लिखने का अपना अपना तरीका, तुमको मेन कंटेंट लिख के आना है, तो कि दूसरे के अंदर में हम लोग काम करते हैं और बदले में क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज। ये क्या होता है? ये तो वर्ड शायद तुम जानते भी होगे। जैसे ये बंदा कहीं पर नौकरी करता है, ठीक है, किसी कंपनी में काम करता है, या बैंक है, इस बैंक में ये बंदा मैनेजर है, ये मैनेजर है, तो बताओ बैंक के लिए कौन है? एम्प्लॉय। ये कौन है? एम्प्लॉय है ना, ये कौन है? एम्प्लॉय। और ये उसका कौन हो गया? एम्प्लॉयर। कौन हो गया? एम्प्लॉयर। तो जो नौकरी कर रहा है वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय। जिसके अंदर कर रहा है वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है। जब नौकरी करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय, और जिसके अंदर कर रहा है एम्प्लॉयर। जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या है? एम्प्लॉय, और स्कूल उसको रखा है अपने अंडर, वो क्या हो गया? एम्प्लॉयर, ठीक है। सो दोज हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज़। जैसे कोई कंपनी में मैनेजर है, चाहे कोई असिस्टेंट है, चाहे कोई क्लर्क काम कर रहा हो, चाहे कोई प्यून काम कर रहा हो, ये सब तो काम ही कर रहे हो उस कंपनी के अंदर में। एंड पीपुल हु इंगेज सच एम्प्लॉयज, और वो व्यक्ति जो सबको अपने अंडर में रखा है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। तो ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस तुमको पता है जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉय, जिसके अंदर कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो एम्प्लॉयमेंट के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स से और डिटेल में समझ में आएगा एम्प्लॉयमेंट में होता क्या है। सबसे पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। बताओ यहाँ पर जब तुम नौकरी करते हो तो सबसे पहले तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, फिर सामने वाला तुम्हारा क्वालिफिकेशन वगैरह देखता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट देखता है, उसके हिसाब से फिर तुम्हारे और उसके बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो तुमको क्या देता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तब तुम वहाँ पर काम करोगे। जब तक तुमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से, तुम्हारे और बॉस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा कि तुमको सैलरी कितना मिलेगा, तुम कितने आवर वर्क करोगे, तुमको क्या काम करना है, यानी दोनों के बीच में सबसे पहले क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, उसके अकॉर्डिंगली तो तुम काम करोगे। तो बताओ एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सिंपल, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट चाहे रिटर्न भी हो सकता है, चाहे ओरल भी हो सकता है। बेटर कौन सा होना चाहिए? कहीं पर भी नौकरी कर रहे हो तो सिंपल सा बात है, टर्म्स एंड कंडीशन कैसा होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। अब लेकिन सोचो ना, कोई ढाबा है, वहाँ पर ऐसे किसी लड़के को रख ली काम करने के लिए, तो कौन सा उतना रिटर्न एग्रीमेंट होगा? 2-4 हज़ार रुपया तो उसको महीना सैलरी देना है, तो कौन सा एग्रीमेंट हो सकता है? ओरल ही हो गया, छोटू कल से काम पर आ जाना, इसमें क्या रिटर्न एग्रीमेंट करना। लेकिन जब तुम कोई बड़ी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ तो ऐसे नहीं ना होगा तुमको कि वहाँ का मालिक क्या बोलेगा, ठीक है कल से नौकरी पर आ जाइए। अरे पहले से क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तुम्हारा और कंपनी के बीच में। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि तुमको कितना सैलरी मिलना है कंपनी से, तुम्हारा वर्क आवर कितना होगा, तुमको काम क्या करना है, सारा कुछ पहले से क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बिना कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े होगा। मान लीजिए हम स्कूल के अंदर में अप्लाई करेंगे तो स्कूल और मेरे में क्या बनेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। स्कूल वाला बताएगा कि चंदन जी आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, 11th-12th के बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल का टाइमिंग इतना बजे है, आपको साल में इतना छुट्टी मिलेगा, सारा चीज़ पहले से क्या होगा? फिक्स होगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी चलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें रहता क्या है बेसिकली? टर्म्स एंड कंडीशन। तो बोलो एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले क्या बनेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया जाएगा। दूसरा, कहीं नौकरी करेंगे तो रिवार्ड और रिटर्न क्या मिलेगा?
सिंपल। एम्प्लॉयमेंट वाले लोग को रिवार्ड और रिटर्न में क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। अच्छा, बिजनेस में रिवार्ड और रिटर्न क्या मिलता है? प्रॉफिट। बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस। सैलरी या वेजेस। सर वेजेस और सैलरी में अंतर क्या है? देखो, जो स्किल्ड वर्क करते हो ना, स्किल्ड वाला काम करते हो, वहां पर क्या मिलता है? सैलरी। और जो अनस्किल्ड, जो मजदूर काम करता है, वो क्या कहलाता है? वेजेस। तो जैसे फैक्ट्री के अंदर में कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? वेजेस। लेकिन वहीं पर कोई सुपरवाइजर होगा, कौन कौन? सुपरवाइजर, जो थोड़ा बढ़िया नॉलेज वगैरह लेकर के, स्किल वगैरह लेकर के गया है, तो उसको वेजेस बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? सैलरी बोलेंगे। अब जैसे स्कूल के अंदर में जो टीचर काम कर रहे हैं, उन क्या लेंगे? सैलरी। अब मान लीजिए साफ सफाई वाला जो कर्मचारी है, उसको क्या बोल सकते हैं? वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न क्या मिलेगा? सैलरी और वेजेस फॉर हिज सर्विस एट रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे हर महीने सैलरी मिलता है। काम कैसा करोगे बताओ? नेचर ऑफ वर्क, जैसा बॉस बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, इसमें तो तुम्हारा अपना मर्जी नहीं चलेगा। वहाँ तो जो तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली तुमको काम करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो तीसरा बात, तुमको वही काम करना होगा जो कौन बोलेगा? एम्प्लॉयर बोलेगा। ठीक है, अब बताओ, स्कूल में बोला गया कि हमको 11 12 पढ़ाना है, लेकिन हम बोलेंगे हमको मन नहीं कर रहा है, हम जा रहे हैं क्लास 9 को क्लास लेने के लिए। बताओ ले सकते क्या? अरे हमको बोला गया अकाउंट्स पढ़ाना है, बोले ना आज मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं कर रहा, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। स्कूल का जो वर्क है हमको वही करना पड़ेगा, हम अपने मन से नहीं चल सकते। लेकिन सोचो ट्यूशन में कितना आराम है, ट्यूशन में फ्री है, यहाँ पर हम टाइमिंग भी चेंज कर देते। कभी कभी मान लीजिए आज क्लास नहीं लेना है तो हम कैंसिल कर दिए, कभी टाइम चेंज कर दिए, कभी मन नहीं है तो नहीं भी पढ़ाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्कूल में सब चलेगा क्या? स्कूल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, स्कूल में जैसा बोला जाएगा वैसा करना पड़ेगा, अपने से काम नहीं कर सकते। क्या कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है क्या नौकरी करने के लिए? ना, कुछ नहीं, बस मुंह उठा के चल दो लेकिन बिजनेस करने के लिए अरे भाई पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो अगर कोई बिजनेस करेगा तो उसको तो मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी के लिए तो कुछ नहीं, अप्लाई करो, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, तुमको सीधे नौकरी मिल जाएगा। तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर हम फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको तो पैसा लगेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पैसा जरूरत नहीं है। बोलो, एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्व्स, हाँ रिस्क भी कम है। बोलो क्यों? एक बार नौकरी लग जाता है ना, उसके बाद टेंशन खत्म। इसलिए लोग सरकारी नौकरी का ज़्यादा तैयारी क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी हो गया ना, अब लाइफ सेटल है। क्यों? अब काम करो नहीं करो, कम मेहनत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथ के एंड में तुमको क्या मिलेगा? सैलरी मिल जाएगा। तो इसमें रिस्क सबसे क्या है? कम। लेकिन बिजनेस में बहुत रिस्क है, क्योंकि बिजनेस चल रहा है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कब तक चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सैलरी वाले में क्या रिस्क कम है, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है। कोड ऑफ कंडक्ट, तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा बताओ? तुम्हारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन किसका अप्लाई होगा? ऑब्वियसली किसका अप्लाई होगा? जहाँ हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसका अप्लाई होगा। अब स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? स्कूल में क्या हम जीन्स और टी शर्ट पहन करके जा सकते हैं? बोलो, स्कूल में जीन्स टी शर्ट पहनना अलाउड है? नहीं। टीचर का एक ड्रेस है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या? फॉर्मल ड्रेस में आना है। और बताओ, टाइम स्कूल का फिक्स है कि आपको इतने बजे आना है। स्कूल के अंदर में क्या बच्चा लोग के साथ बैठ कर रील्स वगैरह बना सकते हैं क्या? नहीं। मतलब स्कूल का जो बिहेवियर करने का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, स्कूल का जो नियम कानून है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होगा, तुम जहाँ नौकरी कर रहे हो उसके हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में तुम स्वतंत्र है, मेरा ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। लेकिन नौकरी में तो तुम जिसके यहाँ काम कर रहे हो उसका फॉलो करना पड़ेगा। बोलो, एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एज लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? जितना रिक्वायरमेंट है, जिस पोस्ट के लिए तुम स्कूल में जा रहे हो चपरासी का नौकरी करने के लिए, तो क्या उसके लिए तुमको कोई बीकॉम एमकॉम का डिग्री चाहिए? नहीं। जैसा काम है उसके हिसाब से क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए। तो नौकरी के लिए जैसा काम वैसा क्वालिफिकेशन। बोलो, अंडर द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू पोजेस क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द, तुम्हारा एम्प्लॉयर जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। चलो फटाफट से बोलो 6 पॉइंट। सबसे पहले क्या बनेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसमें तुम्हारा क्या लिखेगा? टर्म्स एंड कंडीशन। नौकरी में तुमको रिटर्न क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। तुम क्या काम करोगे वो कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉयर। क्या बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना है तुमको? नहीं, वो तो जो मालिक है वो इन्वेस्ट किया, तुम तो वहाँ पर क्या हो? नौकरी कर रहे हो। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा? जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा, मतलब उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा। और क्वालिफिकेशन वही एज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जिसको उसको जैसा नौकरी पर जैसा बंदा चाहिए उसके हिसाब से चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है, अब क्या है? बिजनेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, थर्ड प्रोफेशन। बस ये आज पढ़ाएंगे, लास्ट खत्म। बोलो, प्रोफेशन का मतलब क्या? जब भी प्रोफेशन बोलेंगे ना, तुम्हारे मन में तीन लोग याद आना चाहिए। कौन? डॉक्टर, लॉयर और सीए। बस यही सबसे बड़ा, यही 3 प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर और सीए। हालांकि हर आदमी अपने काम को प्रोफेशन बोलता है, आई एम प्रोफेशनलिस्ट क्या बोलता है, लेकिन तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से 3 लोगों को प्रोफेशन में रखा गया। बोलो, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी, ऐसा काम विच रिक्वायर, जिसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज। तो बताओ, कोई भी ऑपरेशन कर देगा क्या?
हाँ, तुम यूट्यूब से देख करके किसी का ऑपरेशन कर दोगे? बोलो बोलो, यूट्यूब से देख करके किसी का ऑपरेशन कर दोगे क्या? नहीं, उसके लिए तो जो डॉक्टर है वही काम करेगा, जो उसमें बैठ करके क्या किया है, इतना साल तक मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, तभी तो कर पाएगा। तो कोई भी ऐसे कर देगा क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए, ये काम करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज चाहिए एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस। यानी कि ऐसा काम जिसको करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेना होगा, प्रॉपर डिग्री एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। कोई भी सीए का ऑफिस कब खोल सकता है बताओ? क्या तुम थोड़ा बहुत अकाउंट सीख लोगे, थोड़ा बहुत तुमको ऑडिट का नॉलेज, टैक्स का नॉलेज हो जाएगा तो क्या तुम किसी का बैलेंस शीट में साइन कर दोगे? नहीं। तुमको अगर सीए का ऑफिस खोलना है, बाकायदा किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन करना है, तो तुम्हारे पास सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? सीए का तो सबसे पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा। भले तुम बोलोगे सर हम तो बहुत पढ़ लिए, बस मेरा फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन नॉलेज पूरा है। कितना ही तुमको नॉलेज क्यों ना हो, जब तक तुम्हारा सीए फाइनल का डिग्री क्लियर नहीं होगा तब तक तुमको सीए का क्वालिफिकेशन नहीं मिल सकता है, तब तक तुम किसी भी बैलेंस शीट में एज ए सीए साइन नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना जरूरी। उसके बाद फिर सीए से हम लोग को मतलब जो हमारा ये है प्रोफेशनल बॉडी है ICAI, नाम सुने हो? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमको उसका मेंबर बनना पड़ेगा और वहाँ से COP लेना पड़ेगा। क्या? COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर मान लीजिए हम सीए बन गए, हम एग्जाम पास कर लिए, ठीक है, अब हम चाहते हैं हम अपना ऑफिस खोलें, तो हम ऐसे ऑफिस भी नहीं खोल सकते। उसके लिए भी हमको सबसे पहले ICAI से क्या लेना पड़ेगा? COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो अब देखो सीए बनने के बाद कुछ लोग कहाँ चल जाते हैं, सुने होंगे, जॉब। तो क्या उनको COP लेना है? ना, उनको कोई COP लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सीए जो किस में जाना चाहता है, अपना प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रैक्टिस मतलब अपना ऑफिस खोलना चाहता है, उसको ICAI से क्या लेना होगा? COP लेना पड़ेगा। मेरे पास COP भी लिया हुआ है, हाँ, भले कि हम ज़्यादा काम करते नहीं है, लेकिन मेरे पास COP भी लिया हुआ है, ठीक है। तो हम प्रोफेशन भी आ गए, तुम दोनों कोचिंग पढ़ा रहे थे, मेरा क्या है? बिजनेस, और साइड में जो हम अपना CE वाला काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो COP भी है, तो हम क्या कहलाएंगे? प्रोफेशन भी कहलाएंगे। तो हम तो दो चीज़ में आ गए, CA प्रोफेशन में भी आ गए और बिजनेस में भी आ गए। अगर हमको स्कूल भी पार्ट टाइम बेसिस पर जॉब ज्वाइन कर ले तो हम तीनों आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएंगे। तो हम एकमात्र ऐसे हैं जो हम तीनों में आ सकते हैं, बिजनेस में भी, प्रोफेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। बोलो, प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। और इसके लिए तो तुमको डिग्री भी लेना पड़ेगा। स्पेशल नॉलेज का मतलब क्या लेना होगा? प्रॉपर डिग्री लेना पड़ेगा एंड स्किल भी होगा जो इंसान अप्लाई करेगा अपने काम में, ताकि क्या कर सके? फीस कमा सके। पीपुल इंगेज्ड इन प्रोफेशन, उनको क्या बोला जाएगा? प्रोफेशनल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लॉयर, डॉक्टर और एक, बस तीन ही लोग का नाम लिखा हुआ है, लॉयर, डॉक्टर और चार्टेड अकाउंटेंट। ये तीनों क्या है? प्रोफेशनल्स। हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट के जगह हम और एक कंपनी सेक्रेटरी CS और एक जो CMA करते कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो भी आ सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल से, ठीक है। क्या इसमें कोई MBA वाला आएगा क्या? सोचो, कोई IIM से MBA करके बैठा हुआ है, फिर भी देखो MBA भी कोई छोटा डिग्री नहीं है। MBA भी बोल, अगर कोई IIM से MBA करके भी बैठा हुआ है, उसको तो अंदर से फीलिंग आएगा ना कि हम भी क्या है? प्रोफेशनल। हम IIM से क्या निकाल दिए? MBA, लेकिन अभी भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तुम MBA करने के बाद भी अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बोल सकते हो। लेकिन हालांकि वो लोग मानेंगे नहीं, जो IIM से MBA किया हुआ बंदा है वो अपने आप को क्या बोलेगा? I am प्रोफेशनल, ठीक है, बोल लेने दो। बोलो, प्रोफेशन के बारे में बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिंपल सा बात है। अगर तुम बोलोगे सर मेरे को क्या करने का मन है? CA, तो क्या करना होगा? हम पूरा सिस्टम बताएंगे कैसे तुमको नॉलेज एक्वायर करना है, तुमको कैसे पढ़ना है, पूरा सिस्टम बना हुआ है ना। तुमको सबसे पहले क्या देना होगा? बोलो, CA फाउंडेशन देना होगा, वो एग्ज़ाम पास करोगे। उसके बाद तुम CA इंटर का एग्ज़ाम पास करोगे, प्लस उसके बाद फिर तुमको 2 साल का आर्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। फिर तुम CA फाइनल का एग्ज़ाम पास करोगे। उसके बाद भी छोटा मोटा छुटकू मुटकू ट्रेनिंग होते रहता है, उसको मत काउंट करो। प्लस ये हो गया तो तुम क्या बन गए? CA बन गए। तो यहाँ पर क्या? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब प्रॉपर बना हुआ है, पढ़ाई बना हुआ है। तुमको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कि तुमको CA का मन है तो हम बोलेंगे जाओ ना यूट्यूब से, गूगल से देख देख करके सीख लेना। नहीं, प्रॉपर चैनल से जो सिस्टम बना हुआ है, जो पढ़ाई बना हुआ है, जो बुक्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए गए, जो सिलेबस बना हुआ है, वो तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यानी डॉक्टर जब बनता है तो पहले क्या करता है? MBBS करता है, तब ना वो डॉक्टर बनता है। तो वही बात है, तुमको पूरा CA का जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ करके एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम प्रोफेशन में आ सकते हो। सो एवरी प्रोफेशन हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शंस। मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको तुमको लेके चलना होगा। क्या हर कोई प्रोफेशन में आ सकता है? क्या कोई भी अपना क्लिनिक खोल सकता है? क्या कोई भी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है? नहीं, उसके लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या? अगर तुमको CA का प्रैक्टिस चालू करना है तो सबसे पहले CA बनना पड़ेगा। तुमको अगर अपना क्लिनिक खोलना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब कोई भी ऐसे अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बिजनेस तो कल मेरे को मन किया कि एक बिजनेस स्टार्ट करना, कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ
हाँ, सबसे पहले क्या होगा, तुमको एग्जाम पास करना पड़ेगा या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। एन इंडिविजुअल कैन इंटर अ प्रोफेशन लाइक डॉक्टर और लॉयर ओनली आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सिंपल सा बोलो ना, डिग्री लेना पड़ेगा। 100 बात का एक बात, क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम पास करके। जब तक तुम डिग्री नहीं लेते हो तब तक तुम वो काम नहीं कर सकते हो। थर्ड, हम लोग का कौन है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है, हम लोग उसके मेंबर है। जैसे हम आईसीआई के मेंबर है, हम लोग क्या आईसीआई के मेंबर है। कोई डॉक्टर है तो वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, कोई लॉयर है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, और सीए लोग किससे जुड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। जैसे अगर कोई बोलेगा सर आप सीए कहाँ से किए, जैसे कुछ लोग को नहीं पता होता तो पता क्या पूछते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में मिलते तो ऐसे बोलते हैं आप किस कॉलेज से सीए किए। तो एक बात बता देते, सीए जो है किसी कॉलेज से नहीं होता है, कोई यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। सीए करने के लिए तुमको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, किसके अंडर में, आईसीएआई के अंदर में। तो ये आईसीआई एक बॉडी है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जिसको पार्लियामेंट से एक अलग से कानून पास करके बनाया गया। ये कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अलग से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के कानून को पास करके बनाया गया। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, इंडिया में एक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट से कानून पास करके बनाया गया। उसी तरीके से हम लोग का आईसीआई भी क्या है, एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के कानून से पास करके बनाया गया। ठीक है, तो ये कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बताओ हम लोग का क्या एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसी के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री। कौन सीए बनेगा उसको सर्टिफिकेट, हम लोग अपना एडमिशन करवाते हैं, हम लोग सीए बनेंगे तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट। तो हाँ, हमारा जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वही क्या बनाएगा हमारे लिए, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कैसे हमें बिहेव करना है, क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अगर सीए कुछ गड़बड़ करता है तो सबसे पहले एक्शन कौन लेगा, हमारा इंस्टीट्यूट हमारे ऊपर एक्शन ले लेगा। जैसे हम लोग का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है पता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा बड़ा बैनर नहीं लगा सकता। सोचो, हम लोग क्लाइंट के लिए बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर में प्रचार नहीं कर सकते, ये हमारे डिग्निटी के खिलाफ है। तो कभी भी तुम देखना, तुमको हर टाइप के बिजनेस का प्रचार दिखेगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म का बड़ा बड़ा प्रचार कहीं भी नहीं दिखेगा, बिकॉज हम लोग का एडवर्टीजमेंट करने के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम लोग बड़ा बड़ा लाइट वाला बोर्ड वगैरह नहीं लगा सकते, छोटा सा बैनर खाली मारना है। क्योंकि जब तुम इतना बड़ा डिग्री, इतना बड़ा जब नॉलेज लेकर के रखे हो तो इतना ज़्यादा तुमको हल्ला कर मचाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है, जो कौन बनाता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अच्छा, जैसे बताओ, डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में था, अचानक से एक मरीज आता है, ठीक है, पूरा खून से लथपथ है, और वो पता चलता है उसी का दुश्मन है, तो क्या उसका इलाज करेगा कि नहीं करेगा। अब वो बोल देगा नहीं ये तो मेरा दुश्मन है, हम इसका इलाज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऐसे चलेगा क्या, नहीं। डॉक्टर लोग का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि सर्विस फर्स्ट, पहले पेशेंट को देखना है, वो दोस्त है कि दुश्मन, इससे मैटर नहीं करता है। तुम अब चेहरा देख देख करके तुम इलाज थोड़े करोगे जी, कोई भी दोस्त हो चाहे दुश्मन, तुम्हारा धर्म है, उसका जान बचाना पड़ेगा। तो ये उसका क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। पर लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जो भी उसका क्लाइंट है उसको जस्टिस दिलाना, उसको न्याय दिलाना। अब बताओ, एक मेरे पास क्लाइंट आता है, हम लॉयर है, वकील है, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, बोलता सर हम मर्डर कर दिए, हमको बचा लीजिए। अब देखो वो मर्डर किया है और मेरे पास आया, फिर भी मेरा, हमको क्लाइंट को तो सर्विस देना। अब हम ऐसा कर सकते क्या, उससे सारा सीक्रेट निकलवा लिए, सारा सीक्रेट पता कर लिए, और दूसरे पार्टी के साथ सेटिंग कर लिए, और उसको सारा प्रूफ दे दी कि ये मर्डरर है। ऐसा कर सकते क्या, नहीं। लॉयर को तो डिफेंड करना ही पड़ता है, लॉयर को तो पता ही कि मेरा जो क्लाइंट है वही गलती किया है, बट फिर भी उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करना, उसका काम ही वही है। तो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयर हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। सिमिलरली, अ डॉक्टर नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यानी कोई भी प्रोफेशन अगर आता है तो प्रोफेशन जो जिस अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, बताओ, ये तो वही कोड ऑफ कंडक्ट किसका अप्लाई होगा, मेरे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट किसका अप्लाई होगा, आईसीआई का बात हमको मानना पड़ेगा। देखो, अगर हम नौकरी कर रहे होते तो हम जिस कंपनी में काम करेंगे उसका कोड ऑफ कंडक्ट मानेंगे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे को फिर कौन देखने वाला है, मेरा आईसीआई है। अगर डॉक्टर है उसके लिए मेडिकल काउंसिल है, लॉयर के लिए बार काउंसिल है, वो एक्शन ले लेंगे अगर तुम कोई गलती करते हो तो। अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन। मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द कोड सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। हम लोग को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बिकॉज इतना बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन है, इतना बड़ा बड़ा कोर्स है, तुम उसके डिग्निटी को खराब कर दोगे ना, नाम मार्केट में खराब हो जाएगा। अगर सीए कुछ फालतू काम करता है, लॉयर कुछ गलत काम करता है, डॉक्टर कुछ गलत करता है, तो सोचो पूरा का पूरा प्रोफेशन बदनाम हो जाएगा। इसलिए हम लोग के ऊपर क्या है ना, एकदम स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और बोलो, हमारा मकसद क्या है, क्लाइंट को सर्विस देना। हाँ ठीक है, पैसा कमाना है, लेकिन थोड़ा बोलने में नहीं बनता, इसलिए क्या बोलोगे, सर्विस देना। मेन मकसद क्या है, सर्विस देना। ऑब्वियसली तुम सर्विस दोगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा।
द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट विथ पूरे डेडिकेशन से। फॉर एग्जाम्पल, टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। और उसको पता है मेरा ही क्लाइंट चोर है, बट फिर भी पूरा वो मेहनत करता है उसको बचाने के लिए, बिकॉज उसका धर्म वही है। रिवार्ड में क्या मिलेगा? ना प्रॉफिट ना सैलरी, फीस। क्लाइंट से क्या लेते हैं? फीस। अब तुम डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो क्या सैलरी देते हो? नहीं, क्या देते हो? फीस। तो प्रोफेशनल लोग क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। अच्छा, हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग क्या काम करेंगे? अब हमारा जैसा प्रोफेशन है, अब मान लीजिए कोई सीए है, वो कंसल्टेंसी का सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा, डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को डील कर रहा होगा, या कोई एडवाइजरी सर्विस दे रहा होगा, इसी टाइप का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो बोलो प्रोफेशन के बारे में फटाफट से बोलो। हम लोग का क्या एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब पूरा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा। दूसरा, हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता, एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हम लोग उसको क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा, उससे सीओपी वगैरह लेना पड़ेगा, तब जा करके काम कर पाएंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमारा क्या है, जो एसोसिएशन है वो हमारे ऊपर क्या बनाता है? कोड ऑफ कंडक्ट, उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग का मेन मकसद क्या है? अपने क्लाइंट को सर्विस देना फुल डेडिकेशन के साथ, और रिवार्ड में क्या ले लेना? फीस ले लेना। और हम लोग काम कैसा करते हैं? बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, या एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं, अलग अलग टाइप का सर्विस दे सकते हैं। यानी ये गुड्स नहीं बेचते, क्या देते हैं? सर्विस देते हैं, और वो भी एक्सपर्टाइज सर्विस। कैसा? एक्सपर्टाइज सर्विस, है ना, छोटा मोटा सर्विस थोड़े दे रहे हैं। क्लियर है? होमवर्क लिखो, ऑब्वियसली पढ़ाया तो होमवर्क है। होमवर्क वही है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए? एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, लिख लोगे कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसको अपने से लिख लेना। हम याद करने का तो ट्रिक बना दिए, बट अंदर क्या लिखोगे वो तुम अपना पॉइंट बना लेना। और क्या बनाए आज? प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स और एक एम्प्लॉयमेंट का, मतलब जितना टॉपिक पढ़ा है वो तुम नोट कर लोगे। हम ग्रुप में भेज दे रही है वाला नोट्स, ठीक है, कंप्लीट।